नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा गहरे उतरेंगे। बात करेंगे 1786 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम की। ये वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मजबूत हो रही थी और उधर लंदन में ब्रिटिश सरकार वो भारत पर अपना कंट्रोल और बढ़ाना चाह रही थी। बिल्कुल। और ये एक्ट आया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के ठीक 2 साल बाद। देखिए, 1784 वाले एक्ट ने एक ढांचा तो बनाया था, मतलब कंपनी के काम अलग किए, सरकार का नियंत्रण बढ़ाया, पर जल्दी ही ये महसूस हुआ कि भारत में जो गवर्नर जनरल हैं उसको और पावर चाहिए ताकि वो क्या कहते हैं ढंग से काम कर सके। हाँ, और आज हमारी चर्चा का फोकस यही है कि भाई 1786 के इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की शक्तियां कैसे बढ़ाईं और क्यों बढ़ाईं, इसका ब्रिटिश भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पर, उसके भविष्य पर क्या असर पड़ा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो छोटा सा दिखने वाला बदलाव था ना, इसने असल में ब्रिटिश राज की दिशा कैसे मोड़ दी। हाँ, और इसे समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि ब्रिटिश सत्ता कैसे धीरे धीरे मतलब कानून के जरिए भारत में अपनी पकड़ बना रही थी। ये क्रमिक प्रोसेस था और 1786 का एक्ट इसका एक बहुत अहम पड़ाव है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया और बस 2 साल में ही ऐसा क्या हो गया? कौन सी परिस्थितियां थीं कि ब्रिटिश संसद को लगा कि अरे फौरन एक और एक्ट चाहिए? गवर्नर जनरल को अचानक इतनी ज्यादा ताकत क्यों देनी पड़ गई? देखिए, 1784 के एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो बना दिया लंदन में, है ना, जो कंपनी के सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू सब मामलों को देखता था। पर जमीन पर मतलब भारत में गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के साथ काम करना होता था। ये काउंसिल एक तरह की सलाहकार बॉडी थी जिसमें कंपनी के बड़े अफसर होते थे और फैसले होते थे बहुमत से। अब दिक्कत ये थी कि कई बार, खासकर जरूरी मामलों पर, गवर्नर जनरल और काउंसिल में सहमति ही नहीं बन पाती थी। अच्छा, तो मतलब जरूरी काम अटक जाते थे, फैसलों में देरी होती होगी या गतिरोध बन जाता होगा। बिल्कुल, खासकर ऐसे मामले जहां तुरंत एक्शन चाहिए होता था, जैसे मान लीजिए देश की सुरक्षा का सवाल है, युद्ध का, शांति का, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े हितों का कोई मुद्दा है। काउंसिल के मेंबर तो अक्सर कंपनी के जो व्यापारिक हित हैं उनको देखते थे, जबकि गवर्नर जनरल पर दबाव होता था लंदन के निर्देशों का पालन करने का। तो ये जो टकराव था ना, इसी से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई भारत जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स इलाके प्रशासन के लिए एक ज्यादा ताकतवर सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए, यानी गवर्नर जनरल। इसी सोच के तहत आया 1786 का ये एक्ट, जिसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 भी कहते हैं। इसका मकसद ही यही था, एडमिनिस्ट्रेशन को कुशल बनाना और गवर्नर जनरल को इतना पावरफुल बनाना कि वो निर्णायक भूमिका निभा सके, खासकर संकट के समय। ये बैकग्राउंड तो समझ आ गया। अब सवाल ये है कि इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को दी कौन सी खास शक्तियां जिनसे वो इतना निर्णायक बन गया? कई महत्वपूर्ण शक्तियां मिली और ये उस समय के हिसाब से मतलब अभूतपूर्व थी। सबसे पहली और सबसे जरूरी शक्ति थी विशेष परिस्थितियों में अपनी ही काउंसिल के बहुमत के फैसले को रद्द करने का अधिकार। अपनी ही काउंसिल के फैसले को? वो काउंसिल जो सलाह देने और साथ काम करने के लिए थी। ये तो वाकई बहुत बड़ा चेंज था। हाँ बिल्कुल, अगर गवर्नर जनरल को लगता था कि काउंसिल का कोई फैसला भारत की सुरक्षा, शांति या ब्रिटिश हितों के लिए ठीक नहीं है, तो वो उसे ओवरराइड कर सकता था। और मजे की बात यह है कि इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी फिर अकेले गवर्नर जनरल की होती थी। उसे लंदन में बैठे अपने आकाओं को जवाब देना होता था। अच्छा, यानी पावर के साथ सीधी जवाबदेही भी। सिर्फ फैसले को रद्द करने की शक्ति थी या और भी कुछ था? दूसरी बड़ी शक्ति इसी से जुड़ी थी। वो न सिर्फ काउंसिल के बहुमत के फैसले को रद्द कर सकता था, हाँ, बल्कि उसकी जगह अपना खुद का फैसला लागू भी कर सकता था। तो ये सिर्फ एक नेगेटिव वीटो नहीं था, ये एक पॉजिटिव पावर थी अपना निर्णय लागू करवाने की। तो मतलब जहां पहले उन्हें काउंसिल वालों को मनाना पड़ता था या मेजॉरिटी जुटानी पड़ती थी, अब खास हालात में वो अकेले ये डिसीजन ले सकते थे और उसे लागू भी करवा सकते थे। पर क्या ये गवर्नर जनरल को एक तरह से मतलब निरंकुश बनाने जैसा नहीं था? ये सवाल बहुत जायज है। थ्योरी में देखें तो हाँ, ये पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन उम्मीद ये थी कि इसका इस्तेमाल विशेष परिस्थितियों में ही होगा। और तीसरी और शायद उतनी ही महत्वपूर्ण शक्ति थी, गवर्नर जनरल को ही कमांडर इन चीफ यानी मुख्य सेनापति का पद भी दे दिया गया। इसका मतलब हुआ कि अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड और आर्मी का सुप्रीम कमांडर एक ही व्यक्ति था।
ओहो, अब आई असली बात। यानी एक ही व्यक्ति के हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री दोनों टॉप पावर्स। ये तो सत्ता का जबरदस्त सेंट्रलाइजेशन था। इससे पहले क्या ये पद अलग-अलग लोगों के पास होते थे आमतौर पर? हाँ, सामान्य तौर पर ये अलग ही होते थे ताकि एक बैलेंस बना रहे। लेकिन इस एक्ट ने इन दोनों अहम पदों को एक ही व्यक्ति यानी गवर्नर जनरल में मिला दिया। इसका फौरी असर यह हुआ कि मिलिट्री ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों में तालमेल बिठाना बहुत आसान हो गया। अब पॉलिसी बनाने वाला और उसे आर्मी से लागू करवाने वाला एक ही आदमी था, तो फैसलों में तेजी आई। लेकिन इसमें कोई पारदर्शिता या कंट्रोल का सिस्टम था? ऐसा ना हो कि गवर्नर जनरल इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करने लगे। इसमें एक दिलचस्प बात यह थी कि ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखने की कोशिश हुई थी, कम से कम कागज पर तो थी। नियम यह था कि जब भी गवर्नर जनरल काउंसिल के बहुमत के फैसले को रद्द करेगा तो उसे लिखित में कारण बताना होगा, और साथ ही काउंसिल के उन सदस्यों को भी जिनके फैसले को रद्द किया गया अपना विरोध या असहमति का कारण लिखित में दर्ज करने का अधिकार था। ये सारे कागजात लंदन भेजे जाते थे, तो एक तरह का रिकॉर्ड रखने और जवाबदेही तय करने की कोशिश तो थी। ये एक जरूरी डिटेल है। तो इसका असली मतलब क्या निकलता है? इन सब बदलावों के पीछे की बड़ी सोच क्या थी? बड़ा मकसद क्या था? ब्रिटिश सरकार क्यों गवर्नर जनरल को इतना ताकतवर बनाना चाह रही थी? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके पीछे ब्रिटिश सरकार की भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल और मजबूत करने की साफ मंशा दिखती है, और साथ ही भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंट्रोल की नींव तो रख दी थी, पर 1786 का एक्ट उस कंट्रोल को जमीनी हकीकत बनाने का एक जरिया था। वे भारत में एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड और पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था चाहते थे जो लंदन से मिले निर्देशों का पालन कर सके बिना किसी लोकल रुकावट के। गवर्नर जनरल को मजबूत करना इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति हो जो फैसले ले सके, उन्हें लागू करवा सके, खासकर तब जब कंपनी के लोकल हित और साम्राज्य के बड़े हित टकराएं। ये शक्ति खास तौर पर तब जरूरी थी जब कंपनी के व्यापारिक फायदे और साम्राज्य की विस्तारवादी जरूरतें या सुरक्षा की जरूरतें आपस में टकराती थीं। अब गवर्नर जनरल सीधे लंदन के हितों को प्राथमिकता दे सकता था, भले ही लोकल काउंसिल का बहुमत व्यापारिक लाभ पर फोकस कर रहा हो। और इसी दौर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम बहुत आता है ना, उनका इस एक्ट से क्या सीधा कनेक्शन था? बिल्कुल। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार के बाद भी एक अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री कमांडर माने जाते थे, उन्हें इसी एक्ट के पास होने के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और उन्हें खास तौर पर ये दोनों शक्तियां दी गई थीं, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ की। असल में कई हिस्टोरिकल सोर्स तो ये भी कहते हैं कि कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल का पद लेने के लिए ये शर्तें ही रखी थीं कि उन्हें काउंसिल के फैसलों को ओवरराइड करने की पावर और कमांडर इन चीफ का पद दोनों एक साथ दिए जाएं। अच्छा। हाँ, उनका मानना था कि इन शक्तियों के बिना वो भारत में असरदार सुधार और शासन नहीं कर पाएंगे, और ब्रिटिश सरकार जो भारत में एक मजबूत लीडरशिप चाहती थी वो उनकी इन शर्तों पर मान गई। तो कॉर्नवालिस ने इन शक्तियों का इस्तेमाल भी किया होगा फिर? हाँ बिल्कुल, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन बढ़ी हुई शक्तियों का खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने भारत में एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल सिस्टम जैसे कॉर्नवालिस कोड, पुलिस सुधार और परमानेंट सेटलमेंट जैसे कई बड़े सुधार लागू किए। कमांडर इन चीफ के तौर पर उन्होंने मैसूर के टीपू सुल्तान के खिलाफ तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का नेतृत्व भी किया। इन शक्तियों ने उन्हें बिना ज्यादा अंदरूनी विरोध के अपनी नीतियां लागू करने में मदद की। इससे साफ होता है कि ये शक्तियां सिर्फ कागजी नहीं थीं, इनका प्रैक्टिकल असर हुआ। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो इस 1786 के एक्ट का भारत पर कुल मिलाकर क्या ठोस और दूरगामी प्रभाव पड़ा? जमीन पर क्या बदला? इसके कई दूरगामी और गहरे असर हुए जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन का पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया। सबसे पहला और सीधा असर तो यही था कि गवर्नर जनरल की पावर और प्रेस्टीज बहुत बढ़ गई। वो सचमुच भारत में ब्रिटिश सत्ता का केंद्र बन गया। काउंसिल की भूमिका खासकर जरूरी पॉलिटिकल और मिलिट्री मामलों में ज्यादातर सलाहकार की रह गई। और मिलिट्री और सिविल पास के एक ही व्यक्ति में आने का क्या नतीजा हुआ? जैसा हमने पहले भी कहा, इससे मिलिट्री ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों में बहुत अच्छा तालमेल और तेजी आई। पहले जहां गवर्नर जनरल, सिविल हेड और कमांडर इन चीफ, मिलिट्री हेड में मतभेद हो सकता था, अब वो संभावना खत्म हो गई। फैसले जल्दी लिए जा सकते थे और उन्हें लागू करना आसान था, खासकर युद्ध या विस्तार की नीतियों के मामले में। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन बहुत बढ़ गया। सत्ता कलकत्ता में गवर्नर जनरल के ऑफिस में सिमट गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो गई, कम से कम अंग्रेजों के नजरिए से? हाँ, ब्रिटिश नजरिए से देखें तो बिल्कुल।
खासकर उन सिचुएशंस में जब काउंसिल में मतभेद होता था या जल्दी फैसला लेना होता था। अब गवर्नर जनरल वो डेडलॉक तोड़ सकता था और अपना फैसला लागू कर सकता था। इससे एडमिनिस्ट्रेशन में एकरूपता आई, जो पहले शायद उतनी नहीं थी। इसने ब्रिटिश राज को एक मजबूत एग्जीक्यूटिव ब्रांच दी और ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो पावर बैलेंस था, उस पे इसका क्या असर हुआ? इस एक्ट ने ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर कंट्रोल और भी पक्का कर दिया। अब ये और ज्यादा साफ हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन के नीचे भारत में शासन चलाने वाली एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। गवर्नर जनरल अब सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार और पार्लियामेंट के प्रति ज्यादा जवाबदेह था, न कि सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर्स के प्रति। और भारत के जो लोकल शासक थे, मतलब देसी रियासतें, उनके साथ रिश्तों पर भी इसका कुछ असर पड़ा होगा। निश्चित रूप से गवर्नर जनरल की बढ़ी हुई शक्तियां, खासकर मिलिट्री कमांड सीधे हाथ में होने से ब्रिटिश पावर का प्रदर्शन और भी असरदार हो गया। इससे देसी रियासतों पर अंग्रेजों का प्रभाव और दबदबा और बढ़ गया। उनके लिए अब एक ऐसे ताकतवर गवर्नर जनरल से डील करना था जिसके पास न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बल्कि सीधी मिलिट्री कमांड भी थी और जो अपनी काउंसिल से आजाद होकर भी फैसला ले सकता था। इसने संधियां करने और अपनी शर्तें मनवाने में अंग्रेजों की पोजीशन को और मजबूत किया। तो कुल मिलाकर ये एक्ट ब्रिटिश शासन को भारत में और ज्यादा स्टेबल, सेंट्रलाइज्ड और इफेक्टिव बनाने वाला साबित हुआ, जिसने उनके साम्राज्य विस्तार में भी मदद की होगी। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। इसने ब्रिटिश भारत में शासन को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड और कंट्रोलेबल बनाया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया और गवर्नर जनरल को वो अधिकार दिए जिससे वो प्रभावी ढंग से शासन चला सके और लंदन के निर्देश मनवा सकें। इसने एक तरह से भारत में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री नींव को और पक्का कर दिया। इसने भविष्य के लिए एक ऐसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव पद का मॉडल तैयार किया जो आगे चलकर वाइसरॉय के रूप में विकसित हुआ। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो 1786 के इस एक्ट ने, जो पिट्स इंडिया एक्ट के फौरन बाद आया, गवर्नर जनरल को दो मुख्य और अभूतपूर्व शक्तियां दी। पहला, खास हालात में अपनी काउंसिल के बहुमत के फैसले को नजरअंदाज करने और अपना फैसला लागू करने की शक्ति, और दूसरा, कमांडर इन चीफ का पद भी संभालना, यानी सिविल और मिलिट्री दोनों शक्तियों का एकीकरण। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ब्रिटिश भारत में सत्ता के केंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था और इसने ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। इसने न सिर्फ उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित किया, बल्कि भारत में ब्रिटिश राज के भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री स्ट्रक्चर की रूपरेखा भी तय कर दी। इसने गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि बना दिया। तो ये थी 1786 के एक्ट की कहानी, उसकी जरूरत और उसके गहरे मायने। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाला सवाल ये उठता है कि जब किसी एक व्यक्ति या पद में इतनी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पावर आ जाती है, तो क्या ये हमेशा सिर्फ एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी ही लाती है, या फिर पावर के इस तरह के सेंट्रलाइजेशन के कुछ अनचाहे और शायद नेगेटिव नतीजे भी हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के नजरिए से जिन पर शासन किया जा रहा है। क्या एफिशिएंसी के नाम पर चेक एंड बैलेंस के सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सकता है? इस पर सोचा जा सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको 1786 के अधिनियम और भारतीय इतिहास में उसके महत्व को समझने में मदद मिली होगी।